आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एफएससी क्लासेस में। दोस्तों, एफएससी क्लासेस द्वारा आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण संविधान के प्रश्नों की एक श्रृंखला चालू की गई है। उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज की ये वीडियो लेके मैं आपके साथ आया हूं। आज की वीडियो में चुन चुन के उन कोहिनूर प्रश्नों का संकलन आपके सामने रखा जा रहा है जो परीक्षा के दृष्टि से न केवल महत्वपूर्ण बल्कि ये मानिए कि ये तो आते ही हैं। मतलब ये वो प्रश्न है जो आपको आने ही चाहिए, आपकी जुबान पे ये प्रश्न कंठस्थ होने चाहिए अगर आप पॉलिटी में सर्वश्रेष्ठ स्कोर करना चाहते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला आपके सामने आज की इस वीडियो का पहला टॉपिक, पहला आज को अनुच्छेदों से जो लिया गया प्रश्न है वो है विधि के प्राधिकारों के बिना व्यक्तियों को निजी संपत्ति से वंचित ना किया जाना। सबसे पहले तो इस सेगमेंट को समझ लेते हैं, कि ये कहना क्या चाह रहा है, इस प्रश्न में कहना क्या चाह रहा है। यहाँ ये बताए, यहाँ विधि का मतलब है नियम। सीधा समझे कि बिना किसी नियम के या बिना किसी प्राधिकार के किसी भी व्यक्ति को उसकी निजी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। निजी संपत्ति मतलब जैसे अगर आपका खेत है तो आपके खेत को बिना किसी नियम के कोई भी जबरदस्ती अधिग्रहित नहीं कर सकता, चाहे भले ही वो सरकार क्यों ना हो। पहले ये जो अधिकार है या ये जो चीज है पहले मौलिक अधिकारों के अंतर्गत रखा गया था। किसमें रखा गया था? मौलिक अधिकारों में पहले इसको रखा गया था, लेकिन आगे जाके मौलिक अधिकारों में संशोधन कर दिया गया। संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि भारत में तत्कालिक समय में जिस समय ये अनुच्छेद हटाया जा रहा था उस समय लगभग भारत के बड़े बड़े भूभागों पे जमींदारों और राजे महाराजाओं का शासन था, या ये कहें कि ये बड़ी भूमि के टुकड़े उनके आधिपत्य में थे। तो उनसे वो बड़ी भूमि के टुकड़ों को लेकर गरीब लोगों में बांटना, यानी कि भूमिहीनों में बांटने की प्रक्रिया थी, जिसको सीलिंग प्रॉपर्टीज के नाम से, आम बोलचाल की भाषा में सीलिंग प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे ये पूछे कि व्यक्ति को निजी संपत्ति से वंचित ना किया जाना प्रारंभ में क्या था, अगर ये पूछे व्यक्ति को निजी संपत्ति से वंचित ना किया जाना प्रारंभ में क्या था, तो प्रारंभ में ये क्या था? मौलिक अधिकार था। लेकिन मौलिक अधिकार के बाद इसमें संशोधन करके इसको मौलिक अधिकारों के श्रेणी से निकाल दिया गया और किसमें डाला गया? अनुच्छेद 300 क में डाला गया। आइए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं से क्या समझते हैं? मतलब ऐसी सर्विस जो पूरे इंडिया में चले। किसमें चले? पूरे इंडिया में ये काम करे। जैसे आपका ड्रीम जॉब क्या? IAS, IPS, ये जो सर्विसेज होती हैं इनका कार्यक्षेत्र क्या होता है? पूरा भारत होता है। समस्त भारत में ये अपने कार्यक्षेत्र के रूप में प्रयोग करते हैं। तो अखिल भारतीय सेवाओं पे अधिकार किसको, मतलब कौन सी लोकसभा राज्यसभा में से कौन सी ऐसी सभा है जो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है? इससे संबंधित फैक्ट बता रहा हूं आपको। पहली बात कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है, यहाँ देख लें हम। पहली चीज कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करेगा, तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? राज्यसभा कर सकती है। ठीक, इस पे विशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है? राज्यसभा को प्राप्त है। किस अनुच्छेद से कर सकती हैं? तो 312 से कर सकती हैं। अखिल भारतीय सेवा में क्या क्या आता है? तो अखिल भारतीय सेवा में कई बार आपसे पूछता है क्या क्या आता है, उसमें आप याद रखें कि IFS ये अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसके अलावा बाकी चीजें अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल हैं। अब आगे चलते हैं। अगला, और करीबन 100 बार से ज़्यादा बार भिन्न भिन्न परीक्षाओं में भारत के कई राज्यों से अगर आप बिहार देने जाएं, छत्तीसगढ़ देने जाएं, हर राज्य में लगभग ये सवाल पूछा ही जाता है और इसको आप इंपॉर्टेंट में मार्क करके रखिएगा। ये अतिशय इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये क्या है? सबसे पहले देखते हैं कि अनुसूचित जाति आयोग यानी कि इसको क्या कहते हैं? SCC, शेड्यूल कास्ट कमीशन, अनुसूचित जाति आयोग। ये क्या होता है? ये एक ऐसा कमीशन है जो अनुसूचित जाति के से संबंधित मामलों पर सुनवाई करता है, या इसकी सुनवाई न्यायालय जैसी नहीं होती है। यह केवल परामर्श दे सकता है। क्या दे सकता है? परामर्श देता है। परामर्शदात्री संस्थान के रूप में है, ये केवल परामर्श देता है और ये संवैधानिक संस्थान है। दोनों चीज आपसे पूछी गई है कईयों बार परीक्षा में। मान लीजिए अगर आपसे परीक्षा में ऑप्शन देके पूछे कि निम्न में से कौन संवैधानिक संस्थान है, तो आप ध्यान देंगे संवैधानिक संस्थान मतलब होता है ऐसा संस्थान जो संविधान के किसी अनुच्छेद से उसका निर्माण हुआ हो। जैसे अनुसूचित जाति आयोग का निर्माण किससे हुआ है? अनुच्छेद 338 से हुआ। अब इसी में एक पहले क्या था कि अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST दोनों की सुनवाई करता था। इन दोनों की सुनवाई एक ही आयोग में होती थी। फिर दोनों के सुनवाई के कार्यक्रम में कार्य क्षमता पर असर पड़ने लगा। कार्य क्षमता से क्या समझ रहे हैं आप? कि इसके कार्यों पे प्रेशर आने लगा, इसके पास वर्कलोड ज्यादा हो गया। अब इस वर्कलोड को कम करने के लिए एक नए आयोग का सृजन किया गया। ठीक, एक नए आयोग को सृजन की आवश्यकता महसूस हुई तो 338 क में ST आयोग है, मतलब
अनुसूचित जनजाति आयोग किसमें है? 338 का में। ये दोनों प्रश्न आप एकदम अपने जुबान पे रखिएगा, आपको एकदम याद होने चाहिए कि 338 में क्या है? एससीसी यानी कि शेड्यूल कास्ट कमीशन। ये और एसटी कमीशन किसमें है? एसटी कमीशन 338 में। अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ये अनुच्छेद तो आपको याद ही होने चाहिए, 338 और 338 का आपको याद ही होने चाहिए। आगे अगली स्लाइड पे चलते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। तो सबसे पहले ये देखें कि पिछड़ा वर्ग आयोग शब्दों से क्लियर है कि ये ओबीसी संबंधित क्रियाकलापों को कार्य में लेता है। इसका निर्माण या इसका गठन किस अनुच्छेद की सहायता से किया गया? तो अनुच्छेद 340 की सहायता से किया गया है। दूसरी चीज ये देखेंगे कि पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि जो ओबीसी कमीशन होता है, ये ओबीसी कमीशन में जातियों के इन और आउट, मतलब कौन सी जाति ओबीसी में शामिल होगी, ओबीसी नहीं एससी एसटी सबकी बात करें, कौन सी जाति एससी में या एसटी में या ओबीसी में शामिल होगी और कौन सी जाति इसमें शामिल नहीं होगी, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय करेगा राष्ट्रपति। इसका निर्णय मतलब राष्ट्रपति के मुहर लगने के बाद ही ये चीजें फाइनल होती हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जातियों का निर्धारण कैसे होता है और ओबीसी वर्ग आयोग कहाँ है? 340 में है। ठीक, ये तीनों चीज आप जरूर याद रखिएगा, एकरे बिना परीक्षा न पार हुई। परीक्षा पास करने के लिए अनुच्छेदों को जुबान पे रखिए, क्योंकि पॉलिटी ऐसा विषय है जो आपको पूरे में पूरा नंबर दिलवाएगा और कम मेहनत में दिलवाएगा। समझ रहे हैं? कम मेहनत का मतलब ये है कि पढ़े थोड़ा, नंबर पाए ढेर। अब देखते हैं अगले पे चलते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी। सबसे पहले तो पहला दिक्कत जो स्टूडेंट्स को होता है, मैं ऑफलाइन क्लास में भी देखता हूं कि जो ज्यादातर दिक्कत होता है, बच्चे राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कंफ्यूज होते हैं कि क्या है राजभाषा और क्या है राष्ट्रभाषा। देखिए, राजभाषा का सीधा सा मतलब होता है कि ऐसी भाषा जिसमें कार्य हो। क्या हो? कार्य हो। मतलब भारत सरकार के जो कार्य होंगे, जो पेपर वर्क होगा, वो हिंदी में होगा और देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा। तो अगर परीक्षा में आपसे पूछे कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, माने अंग्रेजी में अगर इसको कहें तो व्हाट इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो लिखेंगे NOT, नन ऑफ द एबव। याद रखिएगा, बहुत लोग हिंदी मार के आते हैं और गलत करके कहते हैं सर जी पैटर्नवा बदल दिया था परीक्षा में। पैटर्नवा नहीं बदला था, आप शब्द का अर्थ नहीं समझते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि हिंदी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है। क्या है? हिंदी राजभाषा है। और कौन सी लिपि में? हिंदी देवनागरी लिपि में। तो अगर पूछे कौन सी लिपि राजभाषा की कौन सी लिपि है, तो देवनागरी लिपि है। राजभाषा क्या है? हिंदी है। किस अनुच्छेद से? 343 से है। याद रखेंगे आप। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। बूस्टर लेके किसी दिन इस पूरे टॉपिक को आपके सामने रखूंगा कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है, किन किन कंडीशन में लगता है, कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार के लिए किस संसद में किस तरह का प्रस्ताव पास होता है, राष्ट्रपति कैसे इसके कार्यक्षेत्र में संशोधन हुआ, इन सारी चीजों को लेके आपके सामने एक जल्दी ही बूस्टर लेके आऊंगा। तब तक उससे पहले आप ये देखें, हम केवल इसमें देखते हैं, अनुच्छेद देख के चलें। तो अनुच्छेद 352 क्या कहता है? बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। बाह्य आक्रमण मतलब अगर जैसे ये भारत है, अब भारत में कोई देश आक्रमण कर दिया, तो जब भारत में कोई देश आक्रमण करेगा तो उस समय भारत में क्या होगा? आपातकाल लागू हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इमरजेंसी। कौन है? कंगना, हाँ, कंगना रनौत का पिक्चर भी आ रहा है इमरजेंसी में, जिसमें इंदिरा गांधी का रोल की है। तो इमरजेंसी मतलब क्या होता है? आपातकाल। ठीक, आपातकाल ऐसे अगर राउंड अप देखें तो 3 प्रकार का आपातकाल होता है। ठीक, जिसमें से एक ये है। दूसरा होता है राज्यपाल शासन, मतलब राज्यों की अगर संवैधानिक स्थिति खत्म हो जाए तो वहां राज्यपाल शासन हो जाएगा। तीसरा होगा वित्तीय आपातकाल। तो 3 प्रकार से लेके चलेंगे। किसी दिन बूस्टर लेके इसको पूरे टॉपिक को समेटेंगे आपके सामने। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। सबसे अगले स्लाइड का पहला प्रश्न, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने, इसी की बात कर रहा था। इसी को कहते हैं राज्यपाल शासन। राज्यपाल शासन। तो इसमें ध्यान देंगे कि जब राज्यों में संवैधानिक स्थिति संबंधित पूछेगा तो अनुच्छेद 356 होगा। वित्तीय आपातकाल, 360 में है। इसे एक चीज और देखेंगे, भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अगला और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, संसद को संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, मतलब संविधान में जो संशोधन होता है वो किस अनुच्छेद के द्वारा होता है, या संसद को किसने ये पावर दी है कि संविधान में संशोधन कर सके, तो वो है अनुच्छेद 368। जल्दी ही आपके बीच में पॉलिटी के बूस्टर लेके एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों एफएससी चैनल के साथ और हमारे चैनल के साथ बने रहें। अपना प्यार हमारे चैनल पर देते रहें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। आपका एक शेयर किसी स्टूडेंट को परीक्षा में पास करा सकता है।
और अगर आप किसी की सफलता के लिए काम करेंगे तभी आपकी सफलता आपको मिलेगी। इसलिए वीडियो को शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।